Hello students, welcome to Motion Education. This is your second class for class 11th. I am Vineet Shukla and I will be teaching you physics. Okay? तो देखो ध्यान से, लास्ट टाइम हम लोग ने जो लेक्चर किया था वो था फिजिकल वर्ल्ड का. फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू क्लास 11th. ठीक है, उसके बाद आज हम लोग सेकेंड चैप्टर प्रोसीड करेंगे विच इज बेसिकली वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर्स चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्लास 11th में क्यों है? क्योंकि हम वेक्टर इज बेसिकली अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे और समझेंगे कि कैसे वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है. अगर आपको वेक्टर नहीं आएगा चैप्टर तो आप 11th के आधी चीजें और 12th में काफी चीजें नहीं कर पाओगे. तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, वेक्टर एक्चुअली क्या है. वेक्टर चैप्टर इज बेसिकली मैथ्स चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, कि ये है तो वैसे मैथ्स का, पर एज यू नो दैट मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो हम लोगों को वेक्टर चैप्टर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि वेक्टर क्या है बेसिकली. ओके, पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, कि व्हाट इज द बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी. तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड थ्रू सम फिजिकल स्केल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी. इसका मतलब वो जो भी चीज़ें जो हम लोग मेजर कर सकते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल मास, हाँ वी कैन इजीली मेजर मास. फॉर एग्जांपल लेंथ, हाँ हम लोग आराम से लेंथ को मेजर कर लेंगे. ठीक है, टाइम स्टॉप वॉच से मेजर कर लेंगे. एक्सेलरेशन, हाँ फॉर्मूला है हमारे पास में a = v - u/t, तो कैलकुलेट हो जाएगा. समझ रहे हो? तो जो भी चीज जिसको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टडी कर सकते हो या फिर कैलकुलेट कर सकते हो इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, कुछ भी एग्जांपल फोर्स, लेंथ, मोमेंटम, टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन, कुछ भी. ठीक है, लिस्ट बहुत बड़ी है, क्योंकि जैसे ही आप कोई चैप्टर प्रोसीड करते हो तो चैप्टर में आप पहली बात क्या देखते हो कि चैप्टर में एक हेडिंग है, किसी चीज़ की हेडिंग. फॉर एग्जांपल कोई स्पीड है, कोई वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन है, कोई डेंसिटी है, कोई मोमेंटम है. तो फिर क्या होता है, हम उस फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं, वो हेडिंग को. उसके बाद क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है. समझ रहे हो? तो एक नया क्लासिफिकेशन इस बार आपके सामने आने वाला है कि वो स्केलर है या वेक्टर है, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर है? तो एक्चुअली फिजिक्स is the study of various types of physical quantity. Physics is the study of various types of physical quantity, and this physical quantity is of two types. One is basically scalar and one is vector. अब ध्यान से सुनना, बहुत ही important चीज बता रहा हूं मैं. Scalar quantities are the quantities which have only magnitude and they do not require any direction. ओके, देखो यार, दो चीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं लिखा लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर. क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या क्या चीज है. ये हमारे सामने फिजिकल क्वांटिटी है. वाई? बिकॉज वी आर मेजरिंग द लेंथ. हम लोग यहाँ लेंथ को मेजर कर रहे हैं, और अगर हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी. तो ये लेंथ क्या हो गया, ये तो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी हो गया. क्लियर है? अब ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये जो 5 लिखा हुआ है या जो मैथ्स वाला पार्ट लिखा है या जो इंटीजर पार्ट लिखा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड. ये 5 क्या है, ये है मैग्नीट्यूड. और ये जो मीटर लिखा है ये तो आप सबको पता है, ये बेसिकली क्या है, ये है यूनिट. ठीक है, तो अगर आपके सामने कभी ऐसा लिखा हुआ है, मान लो लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर लिखा है, मान लो मास इज इक्वल टू 5 kg लिखा है, या कुछ भी लिखा है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने डिस्क्राइब किया है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी. कि फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा कि कितना, और दूसरा यूनिट होगा कि किस यूनिट में आपने उसको एक्सप्रेस किया है. क्लियर है? इन सब की स्टडी आपको चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस में बता दिया जाएगा. पर इतना तो आपको सब पता है मेरे ख्याल से कि ये मैथ्स वाला पार्ट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड.
एंड ये जो मीटर वाला पार्ट है इज कॉल्ड एज अ यूनिट। ओके, तो ध्यान से सुनिए, द क्वांटिटीज विच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। अब फॉर एग्जाम्पल देखो यार, ऐसे तो क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, पूरी फिजिक्स में भरी पड़ी है, ठीक है, पर कुछ क्वांटिटीज को आप तो दिमाग से ही कर सकते हो, ठीक है, सोचने से ही कर सकते हो कि हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाया सोच लिया। फॉर एग्जाम्पल टाइम। अब मान लो किसी ने आपसे टाइम पूछा, तो अभी टाइम क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल टाइम इज 2 PM, तो टाइम इज इक्वल टू 2 PM लिख दिया। ओके, तो ध्यान से सुनो, क्या इसमें कोई डायरेक्शन है? नहीं। अगर कोई आपसे टाइम पूछेगा तो आप तो सीधे बोल दोगे कि हाँ 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं। तो जैसे ही उसने बोला 2 PM हो रहे हैं, आप समझ गए कितना बज रहा है। ओके, लेकिन क्या आपको यहाँ डायरेक्शन का काम पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। क्यों? बिकॉज टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं। देयरफॉर टाइम इज अ क्वांटिटी, टाइम is a physical quantity which only contains magnitude and does not require any direction for its definition. Clear? ठीक है, तो ऐसी टाइम ही नहीं, ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए you do not need any direction is basically called as a scalar quantity. ओके, कुछ और भी एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, अब कैसे एनालिसिस करना है थोड़ा ध्यान से सीखना। नाउ एक डिस्टेंस है और एक टाइम है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, मान लो कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ओके, मान लेते हैं ये सिटी के अंदर 2 पॉइंट्स है, सिटी के अंदर ही 2 पॉइंट्स है, कोई भी रैंडम पॉइंट A है और कोई भी रैंडम पॉइंट, लो हमने दूर ले लिया, ऐसा बनने की स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पे कहीं पे ले लिया। ये कोई A पॉइंट है और ये कोई B पॉइंट है, और मान लेते हैं कि A पॉइंट से कोई आदमी चलना स्टार्ट किया बाइक के ऊपर, तो वो ऐसे गया, कैसे भी करके जैसे रास्ता गया वो यहाँ पहुँच गया। क्लियर? अब उसके बाइक में जो ओडोमीटर होता है, वो ओडोमीटर होता है ना ऐसे करके, जो बताता है आपको कितने किलोमीटर आप चले हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे रीडिंग होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन ओडोमीटर। ओडोमीटर बेसिकली बताता है कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, समझे? तो उसने क्या किया, उसने यहाँ से देखा कितना रीडिंग था अभी, उसने वो गया, वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। और जब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गया तो लेट अस सपोज उसने जो रीडिंग देखी वो देखी उसने 16 किलोमीटर देख ली बाई चांस। इसका मतलब द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज बेसिकली 16 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 16 किलोमीटर। ठीक है, और जो इसको टाइम लगा था वो सपोज लगा था 2 आवर। ओके, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2 आवर। तो स्पीड आप सबको ही देख सकते हो कि बेसिकली वो आ गया है 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ, क्या मैंने डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए कुछ भी डायरेक्शन यूज़ किया? नहीं, मैंने तो इजीली स्पीड निकाल दिया। ना मुझे डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है और ना ही मुझे टाइम को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है। वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिसाइड हो सकता है। तो बेसिकली आई कैन से कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड मोर ओवर स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट? So this is how we can analyze some physical quantities on the basis of its direction. Okay? तो ये बात है पहली बात तो ठीक है। अब let us take some more examples. एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, वर्क डन। याद है आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है? याद करो। ओह सॉरी, क्लास 9th में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल कोई मास m यहाँ पे सिचुएटेड है। क्लियर है? आपने क्या किया, आपने इसमें एक छोटा सा फोर्स लगाया, और जब ये फोर्स आपने लगाया है तो मान लेते हैं कि इस पे d डिस्प्लेसमेंट हो गया।
ओके, ये सिचुएशन हुआ है और अब ये ब्लॉक कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया। क्लियर है? तो याद करो वर्क डन की डेफिनेशन, वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन सम मास एक्चुअली मूव्स इट थ्रू सम डिस्टेंस। ओके, work is said to be done when a force applied on a mass actually moves it through some distance। इसमें कहीं डायरेक्शन आया क्या? इसमें कहीं डायरेक्शन आया क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। डायरेक्शन का काम इसमें पड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेन चीज क्या है, मेरे को दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो फोर्स और एक डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल करना मेजर पोर्शन है वर्क डन के लिए, फोर्स तो लगेगा ही, फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, इसके ऊपर इस तरह फोर्स लगा रहा हूँ, तो देखो मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ पर क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं। तो बेसिकली क्या हो गया, जीरो वर्क डन हो गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, ठीक है, लेकिन वर्क डन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो वर्क डन क्या हो गया, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनी डायरेक्शन बेसिकली। ओके, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स स्केलर के। जैसे मान लो आप एग्जांपल नोट भी कर सकते हो, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मास एटसेट्रा। ओके, वर्क डन, डेंसिटी एटसेट्रा। ओके, तो ये सब क्वांटिटीज जो होती हैं वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। आप आज तक स्केलर ही पढ़ते आए हो। क्लियर है? अच्छा, स्केलर के बारे में मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है 2, ओनली 2 है बस, और कुछ नहीं है, ना ये टाइम है ना ये स्पीड है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है। क्लियर है? अच्छा, 2 + 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है? ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये होता है स्केलर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन बिल्कुल भी नहीं है। वेक्टर एडिशन जब आएगा तो मैं बताऊंगा। स्केलर क्वांटिटीज को स्केलर से ऐड करते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर एडिशन से ऐड करते हैं, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, विच इज नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पर अभी के लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि जो भी स्केलर क्वांटिटीज आएंगी उनको आप सिंपली अलजेब्रिक, जैसे आप वेरिएबल्स को ऐड करते हो वैसे ही आप सीधे सीधे उठा के ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, लेट अस हैव अ लुक ऑन वेक्टर क्वांटिटीज। तो ध्यान से सुनिए, by definition we can say the quantities which possess magnitude as well as direction also are known as vector quantities। क्लियर है? the quantities which possess magnitude as well as direction is known as vector quantity। ओके, ठीक है। चलो अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपको कोई फ्रेंड है, ओके, और आप कहाँ खड़े हो, आप यहाँ पर हो। क्लियर है? दिस इज बेसिकली यू एंड दिस इज योर फ्रेंड। द डिस्टेंस, द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ योर फ्रेंड एंड यू इज बेसिकली 100 मीटर्स। पर 100 मीटर्स पे वो विजिबल नहीं था आपको, ठीक है। आप घर के अंदर हो और वो इस चौराहे पे है, ओके, ये इस लैंडमार्क पे खड़ा हुआ है। तो उसने आपको फ़ोन किया, क्या फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है। अंडरस्टूड? वो यहाँ पर पहुँच चुका है, इसने इसको फ़ोन किया कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ से तुम्हारा घर कितना दूर है? तो उसने बोला 100 मीटर्स। अच्छा, क्या 100 मीटर्स बोलने से काम चलेगा यहाँ पे? भाई अगर इसको मान लो पता लग गया कि उसे 100 मीटर्स जाना है, तो 100 मीटर्स तो वो कहीं भी जा सकता था। समझ रहे हो? कहीं भी जा सकता था। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 100 मीटर्स बोलेगा और ये यहीं पहुंच जाएगा। देखा? तो क्यों? तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, इसको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि 100 मीटर्स किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में आओ, तब जाके तुम यहाँ पहुँच पाओगे। क्लियर है?
क्योंकि यहां पर ही इज नॉट टेलिंग हिम द डिस्टेंस, यहां पर वो बता रहा है डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, और ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो देख रहे हो कैसा एग्जाम्पल लिया। बेसिकली इस एग्जाम्पल में वी कैन क्लियरली सी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन भी चाहिए कि वो पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही आए। अगर डायरेक्शन नहीं बताएगा तो कभी भी ये यहां तक नहीं पहुंच पाएगा और वो कहीं भी 100 मीटर चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, ध्यान से देखो। मान लेते हैं किसी ने आपको बोला फोर्स इज इक्वल टू दिया गया है 10 न्यूटन। ओके, फोर्स दिया गया है 10 न्यूटन और मास ऑफ द बॉडी दिया गया है कितना? 5 kg। फाइंड एक्सेलरेशन। अच्छा, बिल्कुल इससे इजी क्वेश्चन तो आपने देखा भी नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा होता है फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma एंड A इज इक्वल टू बेसिकली F बाय m। अब व्हाट इज द फोर्स? फोर्स यहाँ पे हो गया 10 न्यूटन, ठीक है, और मास क्या है? मास हो गया 5 kg। क्लियर? तो कैंसिल कैंसिल कितना बचा? 2। तो आ गया आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये सही है? क्या ये बिल्कुल मैंने सही फॉर्मूला लगाया है? गलत, ये बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्या आपने फोर्स का डायरेक्शन स्पेसिफाई किया यहाँ पे? नहीं किया। आपने तो ऐसे ही मान लिया कि ये ब्लॉक होगा मास m 2 kg का और हमने ऐसे फोर्स लगाया होगा। क्लियर है? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है। सोचो ना, फोर्स लगने के तो बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं। समझ रहे हो बात को? हो सकता है फोर्स ऐसे लगा हो तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही ना हो, तो एक्सेलरेशन हुआ ही ना हो। क्लियर है? देयरफॉर देखा ना किस तरह से आप देख रहे हो। तो मतलब कुछ क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको डायरेक्शन भी चाहिए इन ऑर्डर टू डिफाइन देम। क्लियर है? तो दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपके सामने दो डेफिनेशंस आ गई हैं कि द क्वांटिटीज विच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड and they does not require any direction for their definition is called as scalar quantities, and the quantities which possess magnitude as well as direction for their definition is called as vector quantities. Am I clear? ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स नोट कर लो। वेक्टर के मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। एग्जांपल acceleration, example velocity, okay, example force, ठीक है, example electric field, electric field intensity, ठीक है। तो ये है। तो आज के बाद में आपके सामने कोई भी क्वांटिटी आए तो पहले आपको मन में सोचना है कि यार ये चीज़ ऐसे ही हो सकती है, बिना डायरेक्शन के डिफाइन हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो वहीं पे आपको एकदम चमक जाना चाहिए कि हाँ, ये अगर वो डायरेक्शन नहीं चाहिए उसके लिए तो दोज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन चाहिए दोज आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, ठीक है। लेट अस नाउ डिस्कस सम मोर फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स। चल, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर की, कि किस तरह हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो ध्यान से सुनो, सिंबॉलिकली
वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे। ये होता है लिखने का तरीका। इसको हम लोग बोलते हैं ए वेक्टर। ओके, एक वेक्टर और एक ऊपर एरो लगा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ए वेक्टर। इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये वेक्टर कोई नई चीज नहीं आने वाली है। वेक्टर कोई नई चीज नहीं है। इट इज बेसिकली द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप है कि या तो वो स्केलर है और या तो वो वेक्टर है। तो असली में ये जो मैं ए वेक्टर लिख रहा हूं ना, ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली में जो आपके सामने आएगा, ये बिल्कुल पता है, ये ए वेक्टर जो मैंने लिखा है, ये मैं लिखूंगा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप मैथ्स में मानते हो कि लेट समथिंग बी एक्स या वाई या जेड। तो ये उस तरह से ए वेक्टर लिखा गया है। असली में तो फोर्स आएगा वेक्टर, वेलोसिटी आएगा वेक्टर, मोमेंटम आएगा वेक्टर, एक्सेलरेशन आएगा वेक्टर। तो ये सब क्वांटिटीज जो वेक्टर होती हैं वही वेक्टर है। समझ रहे हो बात को? अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हमने ऐसे ही ए वेक्टर लिखा है। ए वेक्टर मतलब इट इज लाइक एन वेरिएबल कि लेट समथिंग बी एक्स वाई जेड। वैसे ही मैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस तरह से मैंने इसको ए वेक्टर लिखा है। ओके, तो किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरह से करोगे, जो भी उसका नाम है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसके ऊपर आपको एक एरो लगा देनी है और इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी वेक्टर को। क्लियर है? देख लो जरा, फोर्स वेक्टर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, एक्सेलरेशन वेक्टर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। ओके, तो कुछ भी आप लिख रहे हो, आज तक जिन भी क्वांटिटीज को आप ऐसे ही लिख रहे थे, बस आपके उसके ऊपर एक एरो अटैच कर देनी है और वो समझ जाएगा सामने वाला कि हाँ ये वेक्टर है। क्लियर है? तो दिस इज बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कैसा है ये? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो सॉरी, graphically a vector is represented by an arrow. This is basically an arrow. Okay, तो ये जो basically arrow है, ये जो आपके सामने arrow है, ध्यान से सुनो, ये जो है that is called as the head of vector. ये जो front point है इसको हम लोग बोलते हैं head of vector, और ये जो tail point है, जो back point है, उसको हम लोग बोलते हैं tail of vector. ओके, ये पॉइंट है हेड और ये पॉइंट है टेल, और जिस भी तरफ में ये हेड पॉइंट कर रहा है, क्लियर है, जिस भी तरफ में, जिस भी डायरेक्शन में ये हेड पॉइंट कर रहा है, वही बता रहा है कि वेक्टर का डायरेक्शन किस साइड में है। गॉट इट? तो ये आपकी बात है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर देखो यार, इस वेक्टर की कोई लेंथ भी होगी, इस वेक्टर की कोई लेंथ भी होगी, तो हाँ लेंथ होती है। और इसकी लेंथ क्या होता है? द लेंथ ऑफ अ वेक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जितना भी मैग्नीट्यूड होगा किसी वेक्टर का, उतनी ही ज़्यादा उसकी लेंथ होगी। अगर मैग्नीट्यूड कम है तो कम लेंथ होगी, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लेंथ होगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये 4 डायरेक्शन तो पता ही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर? ये 4 तो पता ही है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक्सप्रेस कर दिया कि 2 वेलोसिटीज़ हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, ये V1 है मान लेते हैं कोई, और मेरा V2 है 30 किलोमीटर पर आवर इन साउथ डायरेक्शन। समझना इस बात को। मान लिया हम लोग ने कि V1 दिया गया है 15 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और दूसरी वेलोसिटी V2 है 30 किलोमीटर पर आवर इन द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर सारी चीज़ मेंशन्ड है। यहाँ पर पहली बात, ध्यान, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसका पहली बात मतलब क्या है और मैं इस डेटा से क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहा हूँ। पहली बात तो दोनों ही वेलोसिटीज़ हैं। ओके, तो दोनों ही वेलोसिटीज़ हैं तो दोनों ही वेक्टर हैं, बिकॉज एज यू ऑल नो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने सबसे पहले इसके ऊपर क्या किया? सबसे पहले इसके ऊपर एरो पुट कर दिया। ठीक है, एरो ने आपको क्या करा? एरो ने आपको बता दिया कि ये वेक्टर तो है ही है। क्लियर है? अब देखो, अब सेकेंड चीज़ 15 और ये 30,
ये जो 15 है वो क्या है, ये इसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, और ये 30 है, ये इसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। दैट क्लियरली मीन्स 15 एंड 30 आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर। क्लियर है? चलो वो भी हो गया। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड पार्ट। क्लियर? अब ये किलोमीटर पर आर है। किलोमीटर पर आर इज व्हाट बेसिकली यूनिट। तो लो, फिजिकल क्वांटिटी तो साथ में हमारी आ गई, और उसके अलावा क्या बोल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन वेलोसिटीज का बेसिकली कंफर्म्स या फिर ओवर कंफर्म कि ये वेक्टर तो है ही, वेक्टर तो है ही। डायरेक्शन भी बता दिया आपको कि एक वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और एक वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, साउथ डायरेक्शन है। क्लियर है? तो देखो यार, अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, अब ध्यान से सुनो यार। बात यह है कि ये मैं एग्जाम्पल आपको क्यों करा रहा हूँ, ये मैं एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, द लेंथ ऑफ अ वेक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। द लेंथ ऑफ अ वेक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और यू कैन क्लियरली सी कि इसका मैग्नीट्यूड कम है v1 वेक्टर का, और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 15 है, इसका 30 है, मतलब कि v2 का मैग्नीट्यूड डबल है, एंड मोर ओवर द लेंथ डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब सर क्लियरली वी कैन से द लेंथ ऑफ v2 मस्ट बी डबल टू दैट ऑफ v1। अंडरस्टूड? समझ गए? तो देखो ध्यान से, अगर आप ऐसा बोल सकते हो तो ये कितना हो गया, मान लेते हैं ये कुछ है v1। क्लियर है? v1 कितना है, 15 है। 15 के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इन्फॉर्मेशन गिवन थी आपको, उसके हिसाब से आपने बना दिया v1 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। पर अब बनाना है आपको v2। द मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज डबल टू दैट ऑफ v1। क्लियर? देखो ना, 30 गिवन है, और किस में गिवन है, साउथ डायरेक्शन गिवन है। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि साउथ डायरेक्शन नीचे होती है, तो v2 का जितना भी लेंथ होगा वो डबल होगा v1 से। तो कुछ ऐसा, समझ गए बात को? दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज v2 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो देयरफॉर दिस इज द वे हाउ विच वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात लेंथ ऑफ वेक्टर, पहली बात लेंथ ऑफ वेक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सेकेंड चीज हेड ऑफ वेक्टर, थर्ड चीज टेल ऑफ वेक्टर। क्लियर है? और सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को, ठीक है। बट हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, बार बार बोलते रहना कि वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फिर से बोलो, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्लियर है? बार बार अपने मन में रिकॉल करते रहो कि वेक्टर एक नई चीज आई है बेसिकली आपके सामने, और इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी आएगा और साथ में डायरेक्शन भी आएगा। क्लियर है? तो ये है आपके सामने, ये आप देखो ध्यान से। नाउ वी मस्ट टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। नंबर 1, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, आप ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इक्वल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर इक्वल। अब वेक्टर के पास क्या क्या होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो सोचो, अगर आप दो चीज़ों को इक्वल कर रहे हो, इफ़ यू आर क्लेमिंग टू थिंग्स टू बी इक्वल, देन अच्छा, एंड मोर ओवर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, then in order to do that their magnitudes as well as direction must be equal. ओके तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है कोई वेक्टर और ये है कोई वेक्टर, ये दो वेक्टर्स आपके सामने गिवन है। अब इसमें क्या है, मान लेते हैं कि ये कोई ए वेक्टर है और मान लेते हैं कोई ये बी वेक्टर है। ओके, देन एज यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द डायरेक्शन इज इक्वल।
As you can see, the magnitude of both the vectors is equal. And how can you say that? सर इनके लेंथ इक्वल है. ओके क्योंकि इनके लेंथ इक्वल है, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है. Therefore we can say A vector is equal to B vectors. ओके A vector is equal to B vector. तो एक जल्दी से एक नोट बना के लिख लो कॉपी में कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if their magnitude as well as direction is equal or same. क्लियर है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन इज सेम. ओके अब देखो पैरेलल वेक्टर्स. ओके अच्छा यहां पे पॉइंट लिख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है. अब ध्यान से सुनो, पैरेलल वेक्टर्स, एज द नेम सजेस्ट, पैरेलल मींस बेसिकली दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके तो कुछ इस टाइप में, ध्यान से देखो, ये है और ये है. ओके पैरेलल मतलब क्या होता है? पैरेलल मतलब होता है सेम डायरेक्शन. ओके तो यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन आ रहा है, हाँ ठीक है, सेम डायरेक्शन होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद में मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होना चाहिए. दो वेक्टर्स के पैरेलल होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड को डिफरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो वैसे भी सेम है. अगर इसका आपने मैग्नीट्यूड सेम कर लिया तो वो तो इक्वल बन जाएंगे. अगर आपने इन दोनों का लेंथ सपोजिंग सेम कर दिया तो ये तो इक्वली बन जाएंगे. क्लियर है? तो ये होता है भैया पैरेलल वेक्टर्स मतलब होता है सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स और अनइक्वल मैग्नीट्यूड. क्लियर है? ये आपका कॉन्सेप्ट है पैरेलल वेक्टर्स का. ठीक है, देयर इज वन मोर पॉइंट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स is equal to 0 degree and same concept lies for equal vectors also, कि angle between vectors is equal to 0 degree. क्लियर है? तो इक्वल वेक्टर्स में भी एंगल कितना हुआ उनके बीच में? 0 डिग्री है ना, और पैरेलल वेक्टर्स में भी एंगल कितना हुआ आपके सामने? 0 डिग्री. क्लियर है? चलो आप देखो ध्यान से, एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल वेक्टर्स basically anti-parallel vector is basically the opposite of parallel vectors. पैरेलल वेक्टर्स कैसे होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स आपके इस तरह होते हैं कि ये आपस में पैरेलल हैं, और एंटी पैरेलल कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल इस टाइप से होते हैं. क्लियर है? तो देखो ध्यान से, इस तरह से मान लेते हैं कि ये कोई ए वेक्टर है और मान लेते हैं ये कोई बी वेक्टर है. तो इस तरह से कोई वेक्टर्स आएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स. क्लियर है? तो यहाँ भी 2 पॉइंट्स लिखते हैं, क्या क्या सर? ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन. ध्यान से सुनना, मैं अनइक्वल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है. ये दोनों वेक्टर्स तो डिफरेंट डायरेक्शन में है, पर ऐसा इसमें नहीं है. इसमें मैं बोल रहा हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, और साथ में मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट. मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट क्योंकि देखो ध्यान से, इनका लेंथ सेम होगा. अगर इनका लेंथ सेम कर देंगे तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर जो मैं डिस्कस करूंगा वो आएगा, बेसिकली वो ऑपोजिट वेक्टर कराऊंगा मैं अभी.
समझ रहे हो बात को? तो तीन चीजें क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स मींस टू वेक्टर्स विच इज in opposite direction and moreover with different magnitude। क्लियर है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके बाद में एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना होगा? क्लियरली आप देख सकते हो कि 180 डिग्री और पाई रेडियन, 180 डिग्रीज और पाई रेडियन बेसिकली। क्लियर है? ओके, तो ये तीन वेक्टर्स हो गए। अब तुम्हारा लास्ट वेक्टर है आज की क्लास के लिए, ध्यान से सुनिए। ऑपोजिट वेक्टर और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं किस तरह से समझाता हूँ। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ओके, यहाँ से एक निकला है ए वेक्टर, ये है आपके सामने कोई भी जनरल ए वेक्टर। अब अगर आप बोल रहे हो ऑपोजिट वेक्टर, मतलब कि क्या होगा, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगा। क्लियर है? और नेगेटिव भी एक तरह से बता रहा है डायरेक्शन ही। ध्यान से सुनो, अभी नेगेटिव बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। देखना, अभी मान लेते हैं मेरे सामने कोई ये ए वेक्टर है। क्लियर है? अगर मुझे इसमें ऑपोजिट बनाना है तो बिल्कुल सेम टू सेम वेक्टर मैं बना दूंगा, बट विद द ऑपोजिट डायरेक्शन। और नेगेटिव की साइड से लिख रहे हैं तो देखो यार, अगर आपने कोई डायरेक्शन कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया कि हाँ ये तो ए वेक्टर है मेरा, तो अगर आप उसको बिल्कुल रिवर्स कर दोगे इस साइड में कुछ इस तरह से, ये देखो, अगर मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ऐसे है, तो बिल्कुल आपने इस तरह से ऐसे रिवर्स कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑपोजिट वेक्टर या फिर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एंड इट इज रिटन एज माइनस ए वेक्टर। अंडरस्टूड? अगर ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर है। क्लियर है? और फिर से मैं लिख देता हूं, पहली बात तो ऑपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी बात इक्वल मैग्नीट्यूड्स। क्लियर है? और एंगल आपको दिख रहा है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, पाई रेडियन और 180 डिग्रीज। क्लियर है? तो ये आपके इंपॉर्टेंट टाइप के वेक्टर हैं, चारों इंपॉर्टेंट टाइप के वेक्टर हैं। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, ओके। ये अभी इजीएस्ट टाइप ऑफ वेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं जब आपको यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर बताऊंगा, तब आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग पार्ट नजर आएगा कि किस टाइप से मैं वेक्टर को डील कर सकता हूं। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर क्लास। अब आप सब कुछ नोट्स पॉज कर करके नोट्स फॉलो कर लो, नोट्स बना लो, ठीक है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं। आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू वेरी मच।